हेलो फ्रेंड्स, शशि अग्रवाल चैनल के अंदर मैं डॉक्टर शशि अग्रवाल वेलकम यू ऑल। आशा करती हूँ आप सब लोग जो है सेफ हैं, लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं, साथ ही साथ आप स्टडी के ऊपर भी फोकस करें। आज का जो हमारा सीरीज है दैट इज दी एमसीक्यू फॉर यूजीसी नेट कॉमर्स एंड आल्सो फॉर द स्टूडेंट हु आर प्रिपेयरिंग यूजीसी नेट मैनेजमेंट। और काफी सारे जो बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं उसके लिए भी ये काफी इम्पोर्टेंट है। जिसके अंदर मैंने काफी सारे जो यूजीसी नेट कॉमर्स एंड मैनेजमेंट के जो कॉमन सब्जेक्ट्स हैं वहां से मिक्स करके ये एमसीक्यू बनाए हैं अलॉन्ग विद द एक्सप्लेनेशन। अगर आपको मेरा ये एफर्ट जो है सही लगता है तो डू लाइक माय वीडियो, इसको शेयर कीजिए और मेरे चैनल शशि अग्रवाल को सब्सक्राइब कीजिए। और उसके साथ ही क्या है कि टेलीग्राम ग्रुप जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर उसका लिंक दिया है, दैट इज स्पेसिफिकली मेड फॉर द स्टूडेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर यूजीसी नेट, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हो। एमसीक्यू करवाने से पहले दिस इज माय ऐप एडिसम ऐप विच इज रेलेवेंट फॉर द स्टूडेंट ऑफ कॉमर्स, इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट। काफी सारे कोर्सेज इसके ऊपर मैंने अपलोड किए हुए हैं। यूजीसी नेट कॉमर्स और यूजीसी नेट मैनेजमेंट का भी इसके ऊपर अपलोडेड है। इसको आप गूगल प्ले स्टोर से बड़ी आसानी के साथ जो है डाउनलोड कर सकते हो। लिंक आई विल बी शेयरिंग इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कोर्सेज का लिंक भी और उसके साथ ही ये जो मेरी एडिसम ऐप है उसका भी। Methodology जो है that is through live lectures, recorded lectures, descriptive as well as summarized notes will be given। एमसीक्यू के यूजीसी नेट कॉमर्स और मैनेजमेंट का पेपर जो है एमसीक्यू के फॉर्म में होता है, तो आपको काफी सारे एमसीक्यू वहां पे अवेलेबल होंगे। तो फर्स्ट जो हमारा एमसीक्यू है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट which of the following are covered under TRIPS agreement? Patents, design, trademarks, copyrights, geographical appellation of origin, trade secret, and layout of integrated chips, and all of the above. So the right answer is all of the above. ट्रिप्स के अंदर ये सारी चीजें कवर्ड है। अब हम देखते हैं कि जो ट्रिप्स है जिसको हम ये कह सकते हैं, जिसका फुल फॉर्म जो है ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। तो ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के ऊपर बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव एग्रीमेंट है। और इसके अंदर क्या होता है कि जो नॉलेज और क्रिएटिविटी के अंदर जो ट्रेड होता है, वहां पे जो प्रॉब्लम होती है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स और उसकी ट्रेडिंग के अंदर, तो वो रिजॉल्व करने में हेल्प करता है। और उसी तरह क्या है कि यहाँ पे मतलब जो ये जो एग्रीमेंट है लीगल रिकॉग्निशन है कि जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट जो डेवलप करती है और जो ट्रेड है उसके अंदर इसका काफी ज्यादा लीगल रिकॉग्निशन है। और एक एक प्रॉपर जो है वहां पे बैलेंस आईपी सिस्टम होना चाहिए जो कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को प्रोटेक्ट करे। तो यहाँ पे पहले हम समझते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स क्या है। कई बार क्या होता है कि हम जैसे कुछ रिसर्च करते हैं, हमें कोई नई चीज मिलती है जो कि यूनिक होती है, हम उसकी रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट जो है दैट इज गिवन टू द पर्सन ओवर द क्रिएशन ऑफ देयर माइंड, कि उनके माइंड ने कुछ ऐसा अनयूजुअल जो है चीज सोची है जो पहले एग्जिस्ट नहीं करती थी। दे यूजुअली गिव द क्रिएटर जो है एक्सक्लूसिव राइट होता है कि वो एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के अंदर उसको यूज कर सकता है। तो यहाँ पे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी और ट्रेड के अंदर जो लिंक है, क्योंकि जब भी हम कोई नई चीज सर्च आउट करते हैं या उसकी रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं तो पायरेसी भी जन्म लेती है। तो किस तरह से जो वाइड स्प्रेड पायरेसी है उसको किस तरह से डील करना है, और जब हम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट दूसरे पर्सन को ट्रांसफर करते हैं तो उनको किस तरह से हैंडल करना है। इंटरनेशनल लीगल एग्रीमेंट है बिटवीन ऑल द मेंबर्स नेशन ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पे है कि जो डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स है उनके लिए मिनिमम स्टैंडर्ड फिक्स करता है। और ट्रिप जो है दैट वाज नेगोशिएटेड एट द एंड ऑफ द यूरोपियन राउंड ऑफ द जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड बिटवीन 1989 एंड 19, और इसको जो एडमिनिस्टर करता है दैट इज द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ऑब्जेक्टिव जो है टू रिड्यूस द डिस्टॉर्शन एंड इम्पीडियमेंट होता है जो प्रॉब्लम्स आती है। और यहाँ पे टेक इनटू द अकाउंट द नीड टू प्रमोट कॉम्पिटेंट एज वेल एज एडिक्वेट प्रोडक्शन ऑफ द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। और उसके द्वारा क्या प्रोसीजर्स हैं, क्या मेयर्स हैं, ताकि हम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट जो है उसको इन्फोर्स कर सके। और इसी तरह क्या है कि यहाँ पे जो लेजिटिमेट ट्रेड हो सके उसके अंदर जो रुकावटें आती है उनको किस तरह से करना है, और किस तरह से हमने टेंशन को रिमूव करना है। जो डिस्प्यूट होती है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स की ट्रेड के अंदर उसको किस तरह से हमने सॉल्व करना है।
एक म्यूचुअली सपोर्टिव रिलेशनशिप बिटवीन जो है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन और जो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन है, उसके अंदर जो है एक म्यूचुअली सपोर्टिव रिलेशनशिप बिल्ड करना है। सेकंड जो हमारा एमसीक्यू है, दैट इज द हेक्सचर-ऑर्लन थ्योरी, एक्सप्लेन द इंटरनेशनल ट्रेड इन टर्म्स ऑफ डिमांड डिफरेंसेस, difference in factor ornaments, difference in labor productivity and none of the above. So the right answer is कि जो हेक्सचर-ऑर्लन थ्योरी है वो एक्सप्लेन करती है इंटरनेशनल ट्रेड इन टर्म्स ऑफ डिफरेंस इन फैक्टर इनोमेंट्स, कि किसी के पास ये फैक्टर ज्यादा होता है, किसी के पास ये फैक्टर कम होता है, किसी के पास कैपिटल ज्यादा है तो किसी के पास जो है लेबर ज्यादा है। तो यहाँ पे जो इंटरनेशनल ट्रेड है वो डिफरेंस इन फैक्टर इनोमेंट की वजह से होता है। हेक्सचर-ऑर्लन मॉडल जो है, जिसको एचओ मॉडल भी कहा जाता है या 2x2 का मॉडल भी कहा जाता है, जो बताती है कि जो देश है वो गुड्स जो है एक्सपोर्ट करते हैं जो अबंडेंस में होती है और जिनको बड़ी एफिशिएंटली वो प्रोड्यूस कर सकते हैं। इसको जो डेवलप किया गया था दैट वाज ए स्वीडिश इकोनॉमिस्ट एली हेक्सटर और उसका जो स्टूडेंट है बर्टिल ऑलन। इसी वजह से इसका नाम जो है हेक्सचर ऑलन मॉडल पड़ा है। बाद में पॉल सैमुअलसन ने भी इसके अंदर कुछ कंट्रीब्यूशन किया था। तो कुछ इकोनॉमिस्ट इसको हेक्सचर ऑलन सैमुअलसन मॉडल भी कहते हैं। व्हाई इट इज कॉल्ड 2x2 देखो इसके अंदर दो कंट्रीज जो है इंगेज होती है जो कि दो गुड्स की ट्रेडिंग करती है। उसी तरह दो फैक्टर्स होते हैं लेबर एंड कैपिटल। तो जो दो देश हैं उनके बीच में देखो जो डिफरेंट रिलेटिव फैक्टर गवर्नमेंट होते हैं, कोई ज्यादा किसी के अंदर कैपिटल अवेलेबल होती है, किसी के अंदर लेबर अवेलेबल होती है। Which of the following is not covered in the macroeconomics? Performance of the entire economy, price and output determination of a commodity, factors and forces of economic fluctuation, monetary and fiscal policy. The right answer is the price and output determination of the commodity, क्योंकि ये जो चीजें हैं ये माइक्रो के अंदर कवर होती है। मैक्रो जो होती है पूरी इकोनॉमी की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है। यहाँ पे हम इसको एग्रीगेटिव इकोनॉमी भी कह सकते हैं। मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स जो कि पूरी इकोनॉमी को स्टडी करता है। और यहाँ पे हम जैसे इन्फ्लेशन, प्राइस लेवल, रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, नेशनल इनकम, जीडीपी, अनएम्प्लॉयमेंट, यहाँ पे जो हम प्रॉब्लम को स्टडी करते हैं इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से स्टडी करते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर जो है स्मॉल लेवल पे होता है, जैसे इंडिविजुअल है, फर्म है, इंडस्ट्री है। Which of the following is not a assumption under capital asset pricing model? Investor make their investment decision on simple period horizon. If the perceived risk is high, a risk averse investor expect higher return. The investor is not limited by his wealth and price of the asset. Asset can be bought at the going market price. So the right answer is the investor is not limited by his wealth and price of the asset. देखो यहाँ पे unlimited उसकी wealth नहीं होती। तो इसके अब हम assumption देख लेते हैं। कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल जो है जो कि सिस्टमैटिक रिस्क जो है जिसको डाइवर्सिफाई नहीं किया जा सकता और एक्सपेक्टेड रिटर्न फॉर एसेट। तो यहाँ पे जो रिस्की सिक्योरिटीज होती है उनको किस तरह से प्राइस किया जाता है, किस तरह से उसके ऊपर जो है रेवेन्यू जनरेट किया जाता है और यहाँ पे एसेट का रिस्क और कॉस्ट ऑफ कैपिटल को मद्देनजर रखते हुए देखा जाता है कि क्या एक्सपेक्टेड रिटर्न है। तो जो फार्मूला है एक्सपेक्टेड रिटर्न का दैट इज दी एफ जो है दैट इज द रिस्क फ्री रेट ऑफ इंटरेस्ट। जैसे हम बैंक के अंदर डिपॉजिट करते हैं तो वहां पे हमें जो इंटरेस्ट मिलता है वो रिस्क फ्री होता है क्योंकि उसके अंदर हमारा पैसा डूबने का कोई खतरा नहीं होता। प्लस बीटा जो है और ERM जो है दैट इज द एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ द मार्केट और RF जो है दैट इज द फ्री रिटर्न। तो ये जो डिफरेंस है वो मार्केट प्रीमियम कहलाता है। तो जो रिस्क फ्री रेट है वो टाइम वैल्यू ऑफ मनी और जो अदर कंपोनेंट है कि अगर इन्वेस्टर ने एडिशनल रिस्क लेना है तो उसको एडिशनल प्रीमियम मिलना चाहिए। और यहाँ पे ये इसकी assumption है कि मार्केट जो है आइडियल है, कोई ट्रांजैक्शन परफेक्ट कॉम्पिटिशन एग्जिस्ट करता है, कोई ट्रांजैक्शन फीस नहीं है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ऑल इन्वेस्टर जो है रिस्क को अवॉइड करना चाहते हैं, मार्केट जो है पूरी तरह से एफिशिएंट है, उनको सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है और ऑल इन्वेस्टर जो है बोरो कर सकते हैं, लैंड कर सकते हैं अनलिमिटेड अमाउंट अंडर रिस्क फ्री रेट और बीटा कैफिशिएंट है जिसके द्वारा हम रिस्क को मेयर करते हैं और जितने भी एसेट्स हैं वो एब्सोल्युटली लिक्विड है, उसको हम छोटे छोटे पार्ट्स के अंदर ले सकते हैं। अवेलेबल एसेट जो है फिक्स्ड है, अनलिमिटेड नहीं है, मार्केट जो है इक्विलिब्रियम के अंदर है
और जो बेसिकली जो प्राइस है वो इंडस्ट्री फिक्स करती है। ऑल इन्वेस्टर जो होते हैं प्राइस टेकर्स होते हैं, दे आर नॉट द प्राइस मेकर्स। रिटर्न ऑफ ऑल अवेलेबल एसेट इज सब्जेक्ट टू नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। और यहाँ पे जो इसका खास है कि ये सिंगल कॉमन हॉरिजन होता है, जिसके अंदर वो पोर्टफोलियो एट ए वन पॉइंट ऑफ टाइम जो है वो डिसाइड करते हैं कि हमने परचेज करना है। सेल भी अगर करते हैं तो अनडिफाइंड बट कॉमन पॉइंट के अंदर करते हैं। तो इसीलिए कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल को सिंगल कॉमन हॉरिजन भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे हम इसके बेसिस पे सिंगल पीरियड मॉडल जो है बिल्ड कर सकते हैं। इसी तरह जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दैट इज फ्रॉम द मार्केटिंग, द प्रैक्टिस ऑफ सेलिंग बिलो कॉस्ट विद इंटेंशन टू डिस्ट्रॉइंग द कॉम्पिटिटर। कि अगर हम कॉम्पिटिटर को खत्म करना चाहते हैं तो प्राइस कम पे सेल कर रहे हैं, तो व्हाट इज नोन एज, क्या वो लॉस लीडर प्राइसिंग है, क्या वो प्रीडेटरी प्राइसिंग है, क्या वो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन है, क्या वो पेनिट्रेशन प्राइसिंग है? तो द राइट आंसर इज द प्रीडेटरी प्राइसिंग। तो अभी हम सारी चीजों को अंडरस्टैंड करते हैं। देखो, जो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन होता है ये मोनोपोली के अंदर पॉसिबल होता है कि जब एक ही प्रोडक्ट है तो उसकी अलग अलग कस्टमर से प्रोडक्ट की प्राइस चार्ज डिफरेंट चार्ज करें। जैसे डॉक्टर अगर मुझे जानता है तो मुझे से उसने कम फीस ली, बट आपसे ज्यादा फीस लेगी, तो वो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन होती है कि यहाँ पे हम एक ही प्रोडक्ट है बट अलग अलग लोगों से अलग अलग प्राइस चार्ज कर रहे हैं। तो दैट इज पॉसिबल ओनली इन प्राइस डिस्क्रिमिनेशन इज पॉसिबल इन मोनोपोली। लॉस लीडर प्राइसिंग होता है कि जब सुपरमार्केट या डिपार्टमेंटल स्टोर्स हैं तो वो जो वेल नोन ब्रांड्स होते हैं उनकी प्राइसेस रिड्यूस कर देते हैं ताकि कस्टमर जो है उनकी सुपरमार्केट्स के अंदर आए और दूसरी चीजें खरीदें। तो उसका जो उद्देश्य होता है सेल को इंक्रीज करना होता है। तो जहाँ पे जैसे प्राइस को रिड्यूस किया जाता है तो सेल जो है ज्यादा हो जाती है, तो वो जो प्राइस के अंदर रिडक्शन है उसको कॉम्पनसेट कर देती है। तो पेनिट्रेशन प्राइस पॉलिसी होती है जहाँ पे हम प्राइस, जब हम मार्केट के अंदर जब प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करते हैं तो वहां पे इनिशियली हम उसका लो प्राइस रखते हैं ताकि मार्केट को हम कैप्चर कर सके। उसी तरह जो प्रीडेटरी प्राइसिंग होती है, क्योंकि यहाँ पे जो ऑप्शन था प्रीडेटरी प्राइसिंग है, हम कंपटीटर को एलिमिनेट करना चाहते हैं, जानबूझ के हम अपनी प्राइसिंग पॉलिसी इस तरह से करते हैं कि हम बहुत लो प्राइस रख देते हैं ताकि हमारा कॉम्पिटिटर भाग जाए और वहां पे या कोई दूसरे कॉम्पिटिटर जो है मार्केट के अंदर एंटर ना कर सके। Which of the following statement is false? Promotion is the transfer of employee to a job that pays more money or more preferred status. A promotion is the advancement of employee to a better job in terms of greater responsibilities, more status, more authority. Job is a group of positions that are similar in kind and level of the work and none of the above. ये तीनों ऑप्शन जो है सही है, तो जो फॉल्स इसके अंदर कोई भी नहीं है, none of the above. A dash of employee is the process of evaluating the employee performance of job in terms of the requirement. Is it merit rating, job evaluation, or the job enrichment? This is not performance appraisal. This is the job enrichment and the job analysis. So the right answer is the merit rating. यहाँ पे हम देखते हैं कि merit rating का जो मतलब है वो क्या है। Merit rating is the process of evaluating an employee's performance of job in terms of its requirement. मेरिट रेटिंग के अंदर जो एम्प्लॉय को हमने जॉब पे रखा हुआ है, जो जॉब की रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक वो काम कर रहा है या नहीं कर रहा है उसको हम चेक करते हैं। तो मेरिट रेटिंग जो है दैट इज आल्सो नोन एज ए परफॉर्मेंस अप्रेजल और एम्प्लॉय अप्रेजल। तो यहाँ पे मेरिट रेटिंग जो है दैट इज द राइट ऑप्शन। जॉब एनालिसिस के अंदर हम जॉब्स को सिस्टमैटिक मैनर के अंदर स्टडी करते हैं कि जॉब कंटेंट क्या है, जॉब डिस्क्रिप्शन तैयार करते हैं, जॉब स्पेसिफिकेशन बनाए तैयार करते हैं कि जिस व्यक्ति ने वो जॉब करनी है उसकी क्वालिफिकेशन क्या है। जॉब एवेल्युएशन एक टेक्निक है जिसके द्वारा हम देखते हैं कि इस जैसे जॉब की हमने सैलरी फिक्स करनी है तो ये ऑर्गेनाइजेशन के लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। जॉब इन्वेस्टमेंट होता है कि जिसके अंदर हम जॉब को इस ढंग से डिजाइन करते हैं कि जो व्यक्ति उसको परफॉर्म करता है उसको ज्यादा ऑटोनॉमी, ज्यादा पावर अवेलेबल हो जाती है, ज्यादा उसके लिए जॉब चैलेंजिंग हो जाती है, मोनोटनी खत्म होती है। Dash is a profile of job holder, department wise, offer a snapshot who will replace if there is a job opening, career plan, selection plan, replacement chart, and promotion graph. So the right answer is the replacement chart. Now we will understand what is the replacement charts. देखो, ये जो है फोरकास्टिंग टेक्निक्स है जो कि सक्सेशन प्लानिंग के अंदर यूज की जाती है, जिसके अंदर कंपनी जो है देखती है कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर की जॉब रोल्स क्या है, करंट एम्प्लॉयज क्या है और एग्जिस्टिंग और फ्यूचर वैकेंसीज क्या है। तो यहाँ पे पोजीशन देखी जाती है कि जैसे पोटेंशियल रिप्लेसमेंट्स क्या हो सकती हैं,
प्रमोशन पोटेंशियल क्या हो सकती है, उसके बेसिस पे रिप्लेसमेंट चार्ट जो है बनाए जाती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द ऑब्जेक्टिव ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन? टू improve the standard of living of the people of the member countries, to enlarge the production and trade of goods, to protect the environment, to improve the balance of payment situation of the member countries. So the right answer is to improve the standard of living of the people of the member countries जो है that is not the objective of the World Trade Organization. वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का जो रोल है to set and enforce rules for international trade, to provide a forum for negotiating and monitoring further trade liberalization किस तरह से कर सकते हैं, ट्रेड डिस्प्यूट को रिजॉल्व करना, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस के अंदर ज्यादा से ज्यादा ट्रांसपेरेंसी लानी, और जो मेजर इंटरनेशनल इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन है उनके साथ कॉपरेट करना, डेवलपिंग कंट्रीज को हेल्प करना ताकि वो ग्लोबल ट्रेडिंग सिस्टम से बेनिफिट ले सके. Which is the apex body in India for formulating the policy in respect of the entrepreneurship? Is it the Reserve Bank of India? It is the Small Industrial Development Bank of India? Is it the National Entrepreneur Board? Is it the Industrial Development Bank of India? So the right answer is the National Entrepreneur Board. अब हम नेशनल एंटरप्रेन्योर बोर्ड जो है कि 83 के अंदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सेटअप किया था कि टैक्स बॉडी का होता है कि जैसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बैंकिंग के अंदर वो मतलब हायर बैंकिंग अथॉरिटी है, तो जो सेंट्रल बैंक है हमारा, तो दिस इज ऑल्सो इपेक्स बॉडी है जो कि वेरियस एजेंसीज की एक्टिविटी को सुपरवाइज करती है और एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट प्रोग्राम जो कंडक्ट करती है. तो नेशनल एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट बोर्ड का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो है कि हमने एंटरप्रेन्योरशिप को इनकरेज करना है, प्रमोट करना है ताकि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट इन स्मॉल स्केल इंडस्ट्री और स्मॉल बिजनेस के अंदर हो सके. Which of the following factors can be regarded as a symptom of the industrial sickness? Lowering the employees' morale, default and default in the payment of dues, continuously decreasing the price of the share, and all of the above. ये सारे symptoms जो है industrial sickness को ही बताते हैं. इंडस्ट्रियल सिक्सनेस 85 के अंदर डिफाइन किया गया था, बाद में इसको 2002 के अंदर भी अमेंड किया गया है. तो इंडस्ट्रियल सिकनेस जो है इस तरह से कह सकते हैं जैसे डेट इक्विटी रेशियो के अंदर काफी सारा इम्बैलेंस आ जाता है, फाइनेंशियल पोजीशन काफी बिगड़ जाती है और ये इंटरनल सोर्सेज से भी अपने आप को सपोर्ट नहीं कर पाता. या हम कह सकते हैं कि एक कंपनी जो है सिक हो गई है, जो इसकी पीक नेटवर्थ जो है अगर प्रीसीडिंग 5 फाइनेंशियल ईयर के अंदर 50% ऑफ इट्स पीक नेटवर्थ जो है एनी ऑफ द प्रीसीडिंग 5 फाइनेंशियल ईयर के अंदर इरोड हो जाती है, खत्म हो जाती है, तो वी से कि दिस इंडस्ट्री से सिकनेस. Which of the following is not a characteristic of the normal probability distribution? Curve has a single peak, that is the right. Mean, median, mode, all at the center of the normal curve. This is also right. क्योंकि जब normal distribution होता है, तो mean, median, mode जो है एक दूसरे के बराबर होता है. The two tails of the normal distribution never touch the horizontal axis. This is also right. It's a distribution of the discrete random variable. तो यहाँ पे continuous होता है. तो ये जो है ये distribution of discrete random variable जो है that is not a characteristic of the probability distribution. नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जो है एक बेल शेप्ड होती है. मोस्ट इसके अंदर क्या होता है कि मीन के इर्द गिर्द वैल्यू होती है, सिमेट्रिक होती है, सेंटर की तरफ परफेक्टली सिमेट्रिक होती है. राइट जितना 50% राइट साइड पे होता है 50% राइट साइड पे होता है. सिमेट्रिक का मतलब होता है कि राइट साइड इज द मिरर इमेज ऑफ द लेफ्ट साइड. यहाँ पे वन मोड होता है, वन पीक होती है, मीन मीडियन मोड बराबर होता है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कंटिन्यूस होती है. टेल्स दैट आर asymptotic जो हमें लगता है कि that going to touch the x-axis but they never touch. Mean median mode are equal. In hypothesis testing, p-value ranges between 0 and infinity, minus infinity and plus infinity, 0 and 1, minus 1 and plus 1. So the right answer is the 0 and 1. Money measurement concept of accounting theory is based on the assumption that value of the money will. थ्योरी के THEORY है, इसको आप ठीक कर लीजिएगा क्योंकि कैपिटल में है तो पता नहीं चला. रिमेन कांस्टेंट, फ्लक्चुएट, डिक्रीज, ग्रो. तो यहाँ पे हम मनी मेयर कंसेप्ट के अंदर देखो ये है कि जैसे इंडिया के अंदर रुपीस के अंदर हम जो भी ट्रांजेक्शन है उसको रिकॉर्ड करते हैं और यहाँ पे हम मानते हैं कि जो हमारी जो करेंसी है उसकी जो वैल्यू है वो कांस्टेंट रहती है. इज द राइट आंसर. The fundamental accounting equation as is liability is the normal expression of dual aspect concept, matching concept, going concern concept, money management concept. देखो यहाँ पे जो आंसर है that is the dual aspect concept क्योंकि यहाँ पे डबल एंट्री के ऊपर बेस्ड है, जितना डेबिट होता है उतना ही क्रेडिट होता है.
मैचिंग कंसेप्ट्स के अंदर हम जब कॉस्ट को रेवेन्यू के साथ मैच करते हैं, गोइंग कंसर्न जो होता है कि बिज़नेस इज़ गोइंग फॉर ए लॉन्गर ड्यूरेशन। मनी मेजरमेंट कंसेप्ट के अंदर हम मनी की वैल्यू को कांस्टेंट मानते हैं, जो हमारा मतलब किसके अंदर हम अपना जो हिसाब-किताब रखते हैं। तो राइट आंसर जो है दैट इज़ ड्यू रिस्पेक्ट के डबल एंट्री सिस्टम के ऊपर हम अपना अकाउंट जो है मेंटेन करते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट्स दे हैव ओनली क्रेडिट बैलेंस, हमें पता है कि जो कैपिटल है, जो लायबिलिटी है, उन सबका क्रेडिट बैलेंस होता है। रिजर्व फंड अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, अकाउंट पेबल, ऑल ऑफ दीज। सो द राइट आंसर इज ऑल ऑफ दीज। ये सबका जो यहाँ पे जो ये जो चीजें हैं, इन सबका क्रेडिट बैलेंस होता है। तो इसके साथ ही क्या है कि हमारा एमसीक्यू जो है खत्म हो गया है। कल मिलेंगे हम दोबारा से, मैं नेक्स्ट सीरीज जो है लेके आऊंगी। तो आप जुड़े रहिए। शशि अग्रवाल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इवन अगर आप स्ट्रक्चर वे के अंदर यूजीसी नेट कॉमर्स और मैनेजमेंट की तैयारी करना चाहते हैं तो वो भी आप जो है मेरी ऐप जो है उसको डाउनलोड कर सकते हो। उसका लिंक आई विल बी शेयरिंग इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स।